वेरी गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। सभी लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक हमारा है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पहली क्लास लिया था बैंक के बारे में, और बैंक के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हमने देखा और पढ़ा कि बैंकों का इतिहास, बैंक क्या है और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या अंतर है। तो आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये भारतीय रिजर्व बैंक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जैसा कि हमने कई क्लास में इसका जिक्र भी किया हूँ कि 2015 से पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता था, मौद्रिक नीति अर्थात मुद्रा के संबंधित जो नीति बनती थी वो आरबीआई के द्वारा बनती थी। लेकिन इसके बाद 2015 के बाद ये देखा गया कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अर्थात मौद्रिक जो नीति है, मौद्रिक नीति को अब जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसलिए हमारा आरबीआई का ये लोगो हो, आप सभी लोग देख लीजिएगा। जब भी हम लोग बात करेंगे तो आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। तो ध्यान से समझिएगा हम लोग किसकी बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। गौर करिएगा सभी लोग, आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी ध्यान से समझिएगा सभी लोग कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे आज। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूं और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का सामान्य अर्थ अगर देखें तो मुद्रा से संबंधित नीति ही मौद्रिक नीति कहलाती है। तो मुद्रा से संबंधित नीति ही क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति कहलाती है। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें दो वर्ड का प्रयोग किया गया बच्चे। जैसे कि नीति जो शब्द है, नीति इंग्लिश में इसको पॉलिसी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं। तो नीति, भारत में यदि नीति की बात किया जाए तो नीति दो प्रकार की होती है। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन आपसे किया है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसे मौद्रिक नीति बोलते हैं। और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इसको राजकोषीय नीति बोलते हैं, राजकोषीय नीति बोलते हैं। तो राजकोषीय नीति को मैं डिस्कस करूंगा, ये बजट में मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। जब मैं बजट पढ़ाऊंगा तो बजट के संबंधित हम लोग फिस्कल पॉलिसी को देखना चाहेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है विशेष रूप से वो इस पर टिका हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो संबंध होता है ये मुद्रा से होता है। और आपको सभी लोगों को पता है कि पूरी बाजार व्यवस्था को संचालित करना, निगमित करना, ये कौन करता है? तो ये आरबीआई की देखरेख में होता है। इसका मतलब इस पर पूरा कंट्रोल अगर देखा जाए तो बाई आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसलिए आरबीआई का ही एक भाग मौद्रिक पॉलिसी बनाता है जिसमें 3 मेंबर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी हम मौद्रिक नीति की बात करते हैं, गौर करिएगा सभी लोग, जब हम लोग मौद्रिक नीति की बात करते हैं, मौद्रिक नीति, तो यह मौद्रिक नीति में 2015 से पहले इसे आरबीआई बनाता था, आरबीआई द्वारा बनाया जाता था। लेकिन 2015 के बाद
2015 के बाद इसे जो है कि एमपीसी द्वारा बनाया जाता है। एमपीसी इससे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल जो मेंबर होते हैं ये 6 टोटल होते हैं, जिसमें से 3 जो है आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। तो ये टोटल मिला करके इसमें 6 मेंबर होते हैं। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल 6 मेंबर होते हैं और ध्यान में जानिएगा आप सभी लोग, इसको जो है कि 12th मंथ में इसको लगभग 4 बार जो है कि इसमें परिवर्तन किया जाता है। इसका मतलब एवरी 3 मंथ में इसमें जो है कि परिवर्तन होता है। देखिए, परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मॉनेटरी पॉलिसी की कोई बैठक हो रही है, किसी चीज पे डिस्कशन चल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट को देखते हुए, तो यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है और जरूरी नहीं है कि इसको बार बार चेंजेस किया जाए। जैसे मान लो कि अभी हाल फिलहाल में जो है कि रेपो रेट में परिवर्तन किया और लगातार 2 बार परिवर्तन कर चुके हैं, तो ये हो सकता है कि उसको कांस्टेंट भी रखा जा सकता है या कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। तो बैठक तो होना तय है और ये बैठक 3 महीने में होती है, अर्थात वर्ष में पूरे 4 महीने होते, 4 बार होती है। और पूरा देखा जाए तो एवरी 3 मंथ में ये बैठक होती है और ये डिसीजन लिया जाता है कि परिवर्तन करना या नहीं करना, लेकिन बैठक होना तय होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी विशेष बातें। जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग देखते हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जिसे कहा जाता है गुणात्मक पहलू, इसे क्वालिटेटिव टूल्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, और एक होता है मात्रात्मक पहलू। अब आपको दोनों वर्डों से पता चल रहा होगा, इसे क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं। इसका मतलब ये बात हो गया कि बाजार की दशाओं में ये दोनों परिवर्तन किए जाते हैं। गुणात्मक भी परिवर्तन होता है और इसमें मात्रात्मक भी परिवर्तन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो नियंत्रण होता है वो आरबीआई के मार्केट पे होता है। अर्थात आरबीआई जो है कि मार्केट के हर एक चीजों में परिवर्तन कर सकता है, वह मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं कि 98% अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के अंदर में, वो यहाँ से पूछा जाता है कि जो क्वांटिटेटिव परिवर्तन होते हैं या क्वांटिटेटिव जो टूल्स होते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो गौर करना सभी लोग, जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, मात्रात्मक टूल की बात करते हैं, मात्रात्मक पहलू की बात करते हैं हम लोग, इससे क्वांटिटेटिव टूल्स कहा जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं तो जैसे होता है CRR, दूसरा होता है SLR, तीसरा होता है रेपो रेट और चौथा होता है रिवर्स रेपो रेट और पांचवा होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके बाद होता है बैंक रेट। इसके बाद 7वां नंबर पे होता है बेस रेट। इसके बाद 8वें नंबर पे होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो पहला है CRR, दूसरा है SLR, तीसरा है रेपो रेट, चौथा रिवर्स रेपो रेट, पांचवा OMO और छठा बैंक रेट है, 7वां बेस रेट। इसे MCLR भी कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट भी कहा जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग समझ लेते हैं पहला टॉपिक कि CRR क्या होता है। गौर से सभी लोग समझिएगा CRR क्या होता है। देखिए CRR इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। इसे हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात होता है।
अब देखिए नगद आरक्षित अनुपात में आपसे संबंध पूछ लेगा, संबंध किनके किनके बीच होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला आरबीआई और दूसरा किसी बैंक के बीच। तो ध्यान रखिएगा बैंक और आरबीआई के बीच ये संबंध को दर्शाता है, जो कि सीआरआर कहा जाता है। तो सीआरआर में क्या होता है बेटा, कि एक बात ध्यान से समझिएगा सभी लोग, कि बैंक अपने एनडीटीएल का जब कुछ प्रतिशत अमाउंट कहां डिपॉजिट करता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है। ध्यान में रखिएगा, इसको किसके पास जमा करता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है। किस फॉर्म में, तो कैश फॉर्म में। तो इसे कहा जाता है सीआरआर कहा जाता है। इसका मतलब जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपने एनडीटीएल का जब जितना परसेंट एमपीसी ने गाइडलाइन में अपने दिया है कि इतना परसेंट आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, तो उतना परसेंट अगर वो आरबीआई के पास कैश रूप में जमा करता है तो इसे कहा जाता है सीआरआर कहा जाता है। इसका मतलब हमें समझना है कि एनडीटीएल क्या है। गौर से आप समझिएगा पहले एनडीटीएल क्या है। देखिए एनडीटीएल क्या होता है कि जैसे मान लो हमने बैंक की क्लास में बताया था कि मान लो कोई बैंक है और बैंक का प्राथमिक कार्य होता है कि डिमांड डिपॉजिट को अर्थात डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और दूसरा काम होता है बैंक का लोन प्रोवाइड करना। तो हमने बताया था कि अगर मान लो सपोज दैट मानिए एक दिन में बैंकों के पास 500 रुपया मान लो कि डिपॉजिट हुआ, और एक दिन में बैंकों से विड्रॉ किया गया किसी भी थ्रू, हो सकता है एटीएम के थ्रू किया गया हो सकता है बैंक से किसी ने पैसा निकाला हो सकता है किसी को लोन बैंक ने दिया हो। अगर मान लिया कि हमने 200 विड्रॉ किया गया, तो अगर हम टोटल अमाउंट देखेंगे 500 में से 200 घटा देंगे तो ये हमारे पास 300 रुपया बचेगा बैंक के पास। यही 300 रुपया बैंक की भाषा में कहा जाता है एनडीटीएल। इसको बोलते हैं नेट और डिमांड और टाइम और लाइबिलिटीज कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज क्या होता है, बैंकों के पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है, शेष जो पैसा बचा हुआ है, उसे एनडीटीएल कहा जाता है। और इसी एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत पैसा जो एमपीसी के द्वारा डिफाइन किया गया है, वो प्रत्येक दिन जो है कि एक कैलकुलेशन इसका करके आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। हालांकि प्रत्येक दिन जमा नहीं करना पड़ता है, वीक में एक ही दिन जमा करना पड़ता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन जो होता है दिन प्रतिदिन किया जाता है। आई होप कि आपको इतना बातें पता लग गया। तो देखिए क्या होता है कि सीआरआर का पैसा अगर आपसे पूछे सीआरआर किस फॉर्म में होता है, तो फॉर्म ये होता है कैश रूप में, कैश फॉर्म में होता है पहला नंबर। दूसरा पॉइंट, ये किसके पास डिपॉजिट किया जाता है इसका पैसा, तो आरबीआई के पास, डिपॉजिट टू आरबीआई। और तीसरा पॉइंट, आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, इस अमाउंट पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है। और चौथा पॉइंट, कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, तो इसको दिन प्रतिदिन कैलकुलेट किया जाता है। अभी जो वर्तमान में अगर आपने देखा होगा तो सीआरआर जो चल रहा है ये 4.50% चल रहा है। इसका मतलब अगर एनडीटीएल हमने माना कि 300 रुपया है, तो इसमें से 4.50 इतना रुपया किसके पास जमा करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर बैंक के पास रिमेनिंग अमाउंट डेली 300 रुपया बचा, 500 रुपया हो सकता है, 1000 रुपया भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है, तो उसका 4.50% निकाल करके आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। और ये हमने बता दिया कि एवरी 3 मंथ में चेंजेस होते रहते हैं। तो जब भी आप एग्जाम्स में जाएं या एग्जाम से पहले 1-1.5 महीने पहले इस रेट को आप जो कि गूगल करके पता कर लीजिएगा कितना चल रहा है। कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रूप से दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आई होप कि आप लोग समझ गए। तो हमने कहा कि गौर से समझिएगा, यहाँ पर हमने कहा कि आप यहाँ पे देखने का प्रयास करें। हमने कहा कि ये आरबीआई है और ये जो है कि कोई बैंक है। तो इस बैंक को अपने एनडीटीएल का ये 4.50% पैसा किसके पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो ये डिपॉजिट जो करना पड़ता है ये आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। देखिए ये क्यों जमा करना पड़ता है,
क्यों? तो आपको पता है कि बैंकों में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, बैंक में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इससे बचा जा सके, पहली बात। और बैंक को दिवालियापन से इसको बचाया जा सके, ठीक है। और ये फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी बनी रहे बैंक में। और कल के मान लो कि बैंक के पास अगर पैसा नहीं बचता है तो इसी सीआरआर के पैसे को आरबीआई से क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के तौर पर हर बैंकों को, प्रत्येक कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास जितना डिफाइन कर देता है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो आरबीआई के पास आपको जमा करना ही पड़ेगा। ये आरबीआई का नियम और रूल कहता है। इज इट क्लियर हो गया मेरी बात को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका प्रभाव मार्केट के पे क्या पड़ता है। तो देखें, गौर से समझे आप। अभी जैसे हमने बताया कि सीआरआर जो चल रहा है ये 4.50, मैं इसे राउंड फिगर में मैं मान लेता हूं, ये मैंने माना कि ये 5% है, ऐसे मान लेता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन में मैं समझा सकूं। तो इसका प्रभाव जब मैं देखूंगा कि बाजार पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बाजार पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसके बढ़ाने और घटाने पर, तो यहां पे आप गौर से देखने का प्रयास करें। यहां से मैं दिखाना चाहूंगा कि सपोज दैट, मानिए हमने कहा कि एक तरफ मैंने ले लिया सीआरआर, एक तरफ ले लिया आरबीआई, और एक तरफ मैंने ले लिया एनडीटीएल, और एक साइड में हमने ले लिया बैंक के पास शेष पैसा बचा जो। तो अब यहां पे देखने के लिए आप सोचें, हमने कहा अभी आपको कि एनडीटीएल का पैसा मान लो 300 रुपया है, और इसमें से आरबीआई को हमने कहा कि मान लो 5% जो है कि पैसा जमा करना। तो 5×3 = 15 रुपया 300 में से किसके पास जमा करना पड़ेगा, आरबीआई के पास। अगर आप 300 में से घटा दोगे 15 तो 285 रुपया जो है कि बैंकों के पास शेष बचेगा। अब हमने कहा 5 से मान लो कि इसने 10% बढ़ा दिया, और एनडीटीएल आपका 300 है, अगर 3 का निकालोगे तो 30 रुपया आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, 270 रुपया बैंकों के पास रिमेनिंग बचेगा। यहां पे एक बात हमको सीखना है कि जब सीआरआर का रेट कम है तो बैंकों के पास रिमेनिंग अमाउंट ज्यादा बच रहा है, और जब सीआरआर का रेट जो है कि ज्यादा है तो बैंकों के पास रिमेनिंग अमाउंट कम बच रहा है। तो हम लोग यहां से देखना शुरू करते हैं कि अगर बैंकों के सीआरआर का रेट अगर कम होता है तो बैंकों के पास शेष पैसा ज्यादा बचता है। तो अब यहां पे समझते हैं हम लोग इस बात को। तो यहां पे इस बात को समझते हैं, यदि सीआरआर का रेट अगर एमपीसी ने कम रखा है तो ये बैंकों के पास जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा बच्चे, वो ज्यादा बचेगा। तो जब रिमेनिंग अमाउंट ज्यादा बचेगा तो ज्यादा लोन देगा, ये लोगों को लोन ज्यादा देगा। तो लोन जब ज्यादा देगा तो देश में क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी इनका बढ़ेगा, और फिर डिमांड बढ़ेगा, और इसके कारण से, डिमांड बढ़ने के कारण से प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ेंगे, प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ेगा। और जब प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ता है तो इसे हम लोग जानते हैं कि ये इन्फ्लेशन है। इसका मतलब हम ये बात समझ गए कि सीआरआर के रेट को जब एमपीसी द्वारा कम किया जाता है तो ऑल एक्टिविटीज ऑफ मार्केट का ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका अपोजिट रिलेशन हो सकता है कि जब सीआरआर हम लोग कम करते हैं या एमपीसी कम करता है तो ऑल एक्टिविटीज आपका मार्केट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सामान्यतः अगर क्वेश्चन आपसे बस यही पूछ दे, इफ increase the CRR, तो ऑप्शन में जब ये इंक्रीज कर रहा है तो ऑप्शन में जो डिक्रीज वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछ दे, इफ डिक्रीज द CRR को डिक्रीज किया जा रहा है तो ऑप्शन में बच्चे ध्यान रखिएगा जो इंक्रीज वाला ऑप्शन होगा इस पे क्या मार दीजिएगा, ट्रिक मार दीजिएगा। एकदम बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है कि अगर सीआरआर बढ़ता है तो ऑल एक्टिविटीज ऑफ मार्केट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सीआरआर अगर कम होता है तो ऑल एक्टिविटीज मार्केट का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस यही आपको मूल मंत्र आपको याद रखना है, और क्वेश्चन इसी में पूछेगा। यूपीएससी का सामान्य आप जानते हैं कि क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट के थ्रू पूछता है,
वो हिंदी वाक्य ऐसा दे देगा, इंग्लिश वाक्य में इसको बदल देगा, तब्दील कर देगा और उसी में से आप पूछ देगा। तो ध्यान रखिएगा ये सारे इंपैक्ट पड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ऑल एक्टिविटीज ऑफ मार्केट का बढ़ने लग जाएगा अगर सीआरआर कम करता है एमपीसी तो ना। और अगर एमपीसी ने सीआरआर के रेट को बढ़ा दिया तो सारे एक्टिविटीज मार्केट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। इसी को देखो हम लोग डायग्राम में समझते हैं इस बात को लेकर के। आप समझ सकते हैं कि ये आरबीआई है, ये क्या है, आरबीआई है। तो आरबीआई क्या है, हमने कहा कि 2015 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी ये बनाता था, लेकिन 2015 के बाद इसको कौन बना रहा है, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रहा। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा कि एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और आप लोगों को पता होगा ये बात कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, जो कि मैंने इतिहास में पढ़ा चुका था। और 1 जनवरी 1949 को जो है कि इसका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है अंडर द गवर्नमेंट। क्या होता है, अंडर द गवर्नमेंट। यहां पे जब बना हुआ था तो एज ए प्राइवेट बैंक था पहले। कैसा बैंक था, प्राइवेट बैंक। लेकिन इस समय 1949 के अंदर में इसे अंडर गवर्नमेंट कर दिया गया, अंडर गवर्नमेंट कर दिया गया। इसका मतलब ये सरकारी बैंक बन चुका है। तो ये जो है कि आपने देख लिया कि आरबीआई पहले 2015 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये बनाता था, लेकिन 2015 के बाद कौन बना रहा है, एमपीसी बना रहा है। इसमें टोटल 6 मेंबर हमने बताया था अभी लिख करके, 6 मेंबर हैं, जिसमें 3 जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 जो है कि किसके हैं, तो आरबीआई के हैं। इज इट क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते। अब आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी, अब आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें टोटल 6 मेंबर है। कितने मेंबर, 6 मेंबर है। और 6 मेंबर में 3 जो है कि आरबीआई के और 3 जो है कि किसके होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और एवरी 3 मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया था, परिवर्तन किया था। अर्थात एक वर्ष में अगर देखा जाए, अर्थात 12 महीने में देखा जाए, तो ये 4 बार जो है कि इसका परिवर्तन होना तय होता है। आई होप कि आपको इतनी समझ में सारी चीजें आ रही हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लिए थे और यहां पे देखो हमने वही बताया था कि अगर सीआरआर को कम कर रहे हैं तो ऑल एक्टिविटीज ऑफ मार्केट की बढ़ेगी। तो ऑल एक्टिविटीज क्या होगी, मार्केट में बढ़ेगी। और हमने कहा कि अगर सीआरआर को आप ज्यादा करोगे तो ऑल एक्टिविटीज मार्केट में क्या होगी, कम होगी। इसी को आप ऐसे समझे, हमने बोला कि अगर सीआरआर के रेट को आप बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन मार्केट में क्या हो जाएगा, तो तुरंत प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा बच्चे, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिमांड भी उनकी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। इसके कारण से ऑल एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज ऑफ मार्केट का है, एक्टिविटी ऑफ मार्केट का है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितनी भी एक्टिविटीज मार्केट की होती है कम हो जाती है। यही अनएम्प्लॉयमेंट का सीन दिखाया गया। यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर सीआरआर को हम बढ़ाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है कि बढ़ जाता है। और देखो अनएम्प्लॉयमेंट का पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है कि ये बढ़ गया अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में देखो अनएम्प्लॉयमेंट ये हो गया आपका, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसके पहले वाला जो पिक्चर था ये जो है कि प्रोडक्शन का था, अर्थात प्रोडक्शन कम हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो है कि दूसरे पैरेलल पे है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कि हो रहा है, बहुत अधिक हो जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन जो है कि बहुत तेजी के साथ कम हो रहा है। तो इसका प्रभाव, ये प्रोडक्शन कम हो रहा है बच्चे, ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्शन कम हो रहा है। और जिसके कारण से अब आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और इसका प्रभाव अगर देखोगे तो आप मार्केट में ऑल एक्टिविटीज ऑफ मार्केट की क्या होने लग जाती है, कम है। आई होप कि मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। पूरा डिटेल मैंने समझाया कि ये बढ़ने के कारण से ये देखो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के विषय में बात किया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये सारे पिक्चर के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो आई होप कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे पढ़ेंगे एसएलआर क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अगली क्लास से मिलने के प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।